तो सबसे पहला टॉपिक जो हमको इसमें पढ़ना है उसका नाम है ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स को अगर हम लोग बहुत सिंपल भाषा में बोलें तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में उसका जो लाश होती है या फिर उसकी जो डेड बॉडी होती है, अगर उसको दफन किया जाता है तो दफन जहां पे किया जा रहा है, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको ब्यूरियल बोला जाता है। जहां पे दफन किया जा रहा है उस पिट को या फिर उस टॉम्ब में जिसमें उसको रखा जा रहा है, इसको भी ब्यूरियल बोला जाता है। तो इस टॉपिक के साथ में अब अपन लोग पढ़ना शुरू करेंगे। Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences among people living within a particular culture. These include studying burials. You are probably familiar with the massive pyramids of Egypt, some of which were contemporaneous with the Harappan civilization. मतलब ये कि आर्कियोलॉजिस्ट को अगर पढ़ना होता है कि किसी सिविलाइजेशन में, किसी सभ्यता में सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे, या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे या नहीं थे, उन लोगों के बीच में जो उस सभ्यता में रहा करते थे, किसी पर्टिकुलर कल्चर में रहने वाले लोगों के बीच में आर्थिक तौर पे डिफरेंशिएशन या फिर सामाजिक तौर पर डिफरेंशिएशन था या नहीं था। जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये चीज पढ़नी है तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि उस सभ्यता के कुछ एस्पेक्ट्स को पढ़ा जाता है। और उसमें से एक चीज होती है ब्यूरियल्स की स्टडी करना। ब्यूरियल्स का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, जैसा मैंने आपको बताया, उसको आपने फिर कहीं पर दफन किया। अब कहां पर दफन किया, किस तरीके से दफन किया, उसकी कब्र किस तरह से है, इन सारे एस्पेक्ट्स को जो पढ़ना की जो पढ़ाई होती है, जिसकी मदद से हमको सिविलाइजेशन के सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है, वो सारी चीजें आ जाती हैं ब्यूरियल की स्टडी के अंडर में। जैसे कि आपको गीजा के या फिर मिस्र के जो पिरामिड्स हैं उनके बारे में पता ही होगा, आपने पिरामिड्स के बारे में सुना होगा। मैंने फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे लगा रखी हैं। ये पिरामिड्स अपने आप में एक किस इस तरह से कह सकते हैं कि एक आर्कियोलॉजिकल मार्वल है। लोग आज तक कौतूहल में हैं कि इतनी शानदार किस्म के स्ट्रक्चर्स इतने हजार साल पहले आखिर इंसानों ने किस तरह से बनाए थे। मगर आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन पिरामिड्स को पढ़ना शुरू किया तो उनको पता चला कि इनमें से कई सारे पिरामिड्स जो हैं वो रॉयल ब्यूरियल के तौर पे इस्तेमाल किए गए। मतलब ये कि उस जमाने के जो राजा रानी हुआ करते थे, जो फेराव हुआ करते थे, जिनको फेराव बोला जाता था, इजिप्ट में जो राज किया करते थे, जब शाही परिवार में किसी राजा की, किसी रानी की या राजघराने की किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसको सिंपली दफन नहीं किया जाता था, उसको दफनाने के लिए फिर इतना बड़ा ये पिरामिड बनाया जाता था। और इस पिरामिड में फिर ये इनकी जो मम्मी थी उसकी मम्मी वगैरह बना के पूरी तरीके से उसको दफन किया जाता था। साथ में बहुत सारी वेल्थ या बहुत सारा जो है उसके साथ में सोना और बाकी सारी चीजें भी जो है बरी की जाती थी, जिसके बारे में ऐसा मानना था कि जो आफ्टर लाइफ होगी, ये जो जिंदगी खत्म हुई है इसके बाद जो दूसरी जिंदगी शुरू होगी, उसमें जो है ये जो व्यक्ति, ये जो राजा या रानी जिसको दफनाया गया, उसमें उसकी जरूरत, इन सारे सामानों की जरूरत उस व्यक्ति को पड़ेगी। साथ में कई सारे इनके जो हेल्प करने के लिए गुलाम हुआ करते थे या फिर स्लेव्स हुआ करते थे, तो उनको भी इनके साथ में दफन किया जाता था। तो इस तरीके से ये अब जो पिरामिड्स को स्टडी किया गया, तो पिरामिड्स की स्टडी से हमको समझ में आया। एंड इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब ये पिरामिड्स बनाए जा रहे थे तो कई सारे जो पिरामिड्स जब बने थे उस वक्त में हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जो है एग्जिस्ट करती थी। तो ये जो पिरामिड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन है, हम ये भी कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कंटेम्प्रेरी है, समकालीन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन उस वक्त समकालीन टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती थी जब इन पिरामिड्स में से कई सारे पिरामिड्स का निर्माण हो रहा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और गीजा के पिरामिड्स जो है इनमें से पहले कौन बना या कौन बाद में बना। हमें याद रखना है कि कई सारे पिरामिड्स जो थे कंटेम्प्ररी थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ में, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कंटेम्प्ररी है, समकालीन है उस वक्त की जब पिरामिड्स का निर्माण हो रहा था। खैर, अब ये पिरामिड्स को जब स्टडी करके पता चला कि भाई इनका इस्तेमाल तो राजा या रानी के ब्यूरियल के लिए होता है, तो यहां से एक बात समझ में आई कि भाई सोशल डिफरेंसेस जो थे इजिप्ट की सोसाइटी में ना सिर्फ थे, इकोनॉमिक डिफरेंसेस ना सिर्फ इजिप्ट की सोसाइटी में थे, बल्कि वो बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन जो है आपको समझ में भी आता था। एक आम अगर मिस्र का जो निवासी हुआ करता था उस जमाने में, इजिप्ट का जो रहने वाला था, उसकी मृत्यु पर तो इतना बड़ा पिरामिड नहीं बनेगा, और इस तरीके के पिरामिड्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिले भी नहीं है। तो इससे, और जितने भी पिरामिड्स मिले हैं जब उनको थोड़ा स्टडी किया गया तब पता चला कि किसी राजा या किसी रानी या रॉयल फैमिली के किसी व्यक्ति का ब्यूरियल है ये। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि समाज का जो सबसे पावरफुल तबका था या समाज का जो सबसे इंपॉर्टेंट तबका समझा जाता था, भाई उसका ब्यूरियल अलग बनाया गया, उसके दफनाने का प्रक्रिया अलग रखी गई, उसके दफनाने के लिए पूरा का पूरा पिरामिड बनाया गया। और हो सकता है कि जो सामान्य आपका मिस्र का या फिर इजिप्ट का आदमी उस वक्त का था उसको ऐसे ही दफना दिया गया हो। तो दोनों के, एक रॉयल फैमिली का व्यक्ति जिसको दफन किया गया है और इतना शानदार पिरामिड उसके ऊपर बना के तैयार किया गया, जो आज की तारीख में भी आर्कियोलॉजिकल मार्वल समझा जाता है। देखिए इसे, इतना बड़ा इतना शानदार पिरामिड बनाया गया सिर्फ एक राजा को दफनाने के लिए, और एक व्यक्ति है उसको दफनाने के लिए सिर्फ आपने एक
कब्र बनाई और उसमें उसको गाड़ दिया। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो इंपॉर्टेंट पद पे हुआ करते थे व्यक्ति, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ करता था, और जो सामान्य व्यक्ति था, ऑब्वियस सी बात है, उसको वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। अब जब आपने इस चीज को स्टडी कर लिया, तो इससे अपने को एक बात समझ में आ गई कि भाई मिस्र की सोसाइटी में क्लास डिफरेंस भी था, इसके साथ साथ इकोनॉमिक डिफरेंस भी था, और इस क्लास डिफरेंस और इस इकोनॉमिक डिफरेंस की स्थिति यह थी कि मृत्यु के बाद भी आपका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, आपकी अंतिम क्रिया कैसे की जा रही है, उसके बाद आपको प्रिजर्व, आपको दफनाया कैसे जा रहा है, वहां तक भी जो है ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता था। तो यहां से समझ में आ गया कि इकोनॉमिक डिफरेंस भी था, सोशल डिफरेंस भी था, और आर्कियोलॉजिस्ट जो बात जानना चाहते थे उनको पता चल गई। अब यही लॉजिक जो गीजा के पिरामिड्स पे हमने लगाया है, इसको अगर हम लोग जो ब्यूरियल्स या जो दफन करने का तरीका हड़प्पन से इस्तेमाल किया करते थे उसके साथ में लगाएं, तो हमको उनकी भी क्लास या फिर उनकी भी जो सोशल या इकोनॉमिक डिवाइड है उसके बारे में कुछ ना कुछ तो अंदाजा लग ही जाएगा। इस लॉजिक के साथ में अब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो ब्यूरियल्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर गीजा के पिरामिड्स या फिर इजिप्ट के ब्यूरियल्स को स्टडी करके या किसी और जगह के ब्यूरियल्स को स्टडी करके हमको उनका कास्ट या फिर उनका क्लास डिवाइड या फिर उनका सोशल और इकोनॉमिक डिवीजन पता चल सकता है, तो उसी लॉजिक के बेसिस पे अगर हम लोग हड़प्पा के ब्यूरियल्स को स्टडी करेंगे, हड़प्पन किस तरह से अपने मुर्दों को दफनाया करते थे, उन कब्रों को अगर हम लोग स्टडी करेंगे, तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी कास्ट डिवाइड, क्लास डिवाइड या फिर इकोनॉमिक बेसिस पे, सोशल बेसिस पे जो डिविजन थे उसका अंदाजा लग जाएगा। तो ये लॉजिक है जिसके कारण हम लोगों को ब्यूरियल्स की या फिर कब्रों की स्टडी करनी होती है, या फिर हड़प्पा की कब्रों के बारे में इतना डिटेल में हमारी किताब में बताया गया। चले आगे बढ़ते हैं। At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. मतलब अब जब हमने हड़प्पन साइट्स पे ब्यूरियल्स को ढूंढना शुरू किया, जब कब्रों को ढूंढना शुरू किया, तो हमको ये पता चलता है कि हड़प्पा के जितने भी हमें साइट्स मिली, वहां पर जो मुर्दा व्यक्ति थे उनको जनरली पिट्स में जो है दफनाया जाता था। यानी कि गीजा जैसे बड़े बड़े पिरामिड्स या बड़े बड़े टॉम्स नहीं बनाए जाते थे, उनके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनाई गई। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो आपने क्या किया, आपने जमीन पे कहीं पर जो है एक छोटी सी कब्र खोदी है, और उस कब्र में उस व्यक्ति को आपने दफन कर दिया, और उसके बाद फिर उसको कब्र को जो है आपने ढक दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमें गीजा जैसे बड़े बड़े पिरामिड्स देखने के लिए नहीं मिले। तो क्या इससे हम लोग ये समझ लें कि हड़प्पन में कास्ट डिवाइड या फिर क्लास डिवाइड नहीं था, बड़ा आदमी भी उसी तरह से दफनाया जाता था और छोटा व्यक्ति भी इसी तरह से दफनाया जाता था? वेल, अभी इस सवाल का जवाब पूरी तरह से नहीं दिया जा सकता, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब इस सवाल का जवाब ज्यादा क्लियर होगा। बट यहां तक अपने को समझ में आया है कि हड़प्पा में गीजा के पिरामिड जैसा दूर दूर तक कोई बड़ा स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिला। यहां पे मुर्दों को कैसे दफनाया जाता था, गड्ढा या फिर कब्र खोदी जाती थी, और जनरली एक्सेप्शंस अगर एक आध हो तो हो, मगर जनरली इनको पिट्स में जो है दफनाया जाता था। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द ब्यूरियल पिट वाज मेड। इन सम इंस्टेंसेस द hollowed out spaces were lined with bricks. Could these variations be an indication of social differences? We are not sure. तो अब अपने को जब ये पता चल गया कि हड़प्पा वाले अपने मुर्दों को एक छोटी सी कब्र खोद के उसमें दफनाया करते थे, बड़े बड़े पिरामिड या ऐसे उसके ऊपर कुछ कब्र या फिर टॉम वगैरह नहीं बनाते थे, तो हम लोगों ने फिर अब ये जो कब्र की बनावट है उसको देखना शुरू किया। तो हमको ये पता चला कि कई बार आपको कब्र जो है वो उसको खोदने के बाद में सिर्फ आपने व्यक्ति को, मुर्दा को दफन नहीं किया, आपने उस कब्र के को चारों तरफ से पक्का किया है ईंटें लगाकर। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हर कब्र में ये चीज देखने को नहीं मिलती है कि आपने ईंटें लगाई हो, मगर कई जगहों पर और ठीक ठाक मात्रा में आपको ऐसी कब्रें मिली हैं जिसमें आपने कब्र को पहले खोदा, जब वो गड्ढा या फिर वो जो स्पेस है जब वो बनकर तैयार हो गया, तो उसके बाद में फिर आपने ईंटें लगाकर उस कब्र को पक्का किया, और उसके बाद में फिर आपने अपने मुर्दे को दफन किया। तो यहां से हमको दो बातें समझ में आ गई कि हड़प्पा वाले एक तो कब्रों में अपने लोगों को दफन करते थे। दूसरी बात जो अपने को समझ में आ गई कि हड़प्पा वालों ने भी जो कब्रें बनाई हैं उसमें दो तरीके की कब्र है। एक तो वो है जिनको ईंटों की मदद से पक्का किया गया है, ठीक है, जिनको ईंटों की मदद से पक्का किया गया और उसके बाद अपना मुर्दा उन्होंने दफन किया। और एक वो है जो कच्ची हैं, यानी कि कच्ची कब्र का मतलब क्या, आपने बस खोदा, ईंटें वगैरह लगाकर आपने उसको पक्का नहीं किया और आपने बस ऐसे ही अपना मुर्दा जो है उसको दफन कर दिया। तो एक आपको विद ब्रिक्स देखने को मिलती है और एक आपको विदाउट ब्रिक्स देखने को मिलती है। तो यहां से फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या हम ये कुछ कब्रों में जो हमको ईंटें देखने के लिए मिल रही हैं, और कुछ कब्रें हैं जिसमें ईंटें देखने के लिए नहीं मिल रही हैं, कुछ कब्र हैं जिनको ईंटों की मदद से पक्का किया गया है और उसके बाद मुर्दा दफन किया गया है, और कुछ कब्रें हैं जिनको ईंटें लगाकर पक्का नहीं किया गया और बस खोदने के बाद में कब्र को उसमें मुर्दे को जो है डालकर दफन कर दिया गया है। क्या इसको हम लोग सोशल डिफरेंस का एक एग्जाम्पल मानकर चल सकते हैं कि जिस व्यक्ति की कब्र में ईंटें लगाई गई हैं वो थोड़ा सा शायद ज्यादा इन्फ्लुएंशियल या फिर ज्यादा वेल टू डू किस्म का आदमी रहा होगा, और जो व्यक्ति को बस ऐसी कच्ची कब्र
कब्र में आपने कब्र खोद के गाड़ दिया, वो सिर्फ ऐसे ही सामान्य व्यक्ति, एक आम व्यक्ति रहा होगा। क्या हम लोग ईंटों का होना या ना होना, बस इतने से, या ईंटों के प्रेजेंस या एब्सेंस की मदद से क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पा वालों के बीच में सोशल डिफरेंसेस थे? इसका जवाब आज की तारीख में हमारे पास में नहीं है। पूरी तरीके से श्योरिटी के साथ में यह नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह यह है कि ईंटों का इस्तेमाल हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन में किया गया है। ईंटें आपको, अगर हम इसके पहले वाला जो टॉपिक था मोहनजोदाड़ो, अब प्लान्ड अर्बन सेंटर, उसकी बात कर लें, तो ईंटें जो हैं आपको ग्रेट बाथ में भी देखने को मिलती हैं, जो अपने आप में एक स्पेसिफिक या फिर एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर था। और ईंटें आपको लोअर टाउन, मोहनजोदाड़ो के लोअर टाउन में भी देखने को मिलती हैं, जहां पे सामान्य लोग रहा करते थे। तो अगर ईंटों का इस्तेमाल सामान्य लोग अपने घर बनाने के लिए कर सकते हैं, तो फिर कुछ ईंटों का इस्तेमाल अपने मुर्दे को दफन करने के लिए भी किया जा सकता है। और चाहे वो आपका अगर ग्रेट बाथ और सीटाडेल का जो इलाका है वहां पे रहने वाला कोई बड़ा आदमी हो, वो भी अपनी कब्र में, या फिर उसका भी अगर कोई व्यक्ति मरा है तो वो उसकी कब्र में ईंटें लगवा सकता है। चाहे मोहनजोदाड़ो का रहने वाला एक लोअर टाउन का एक सामान्य व्यक्ति हो, उसका भी अगर कोई व्यक्ति मरा है तो 150 ईंटों की व्यवस्था करके उसकी कब्र को थोड़ा सा पक्का कराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिर्फ किसी पर्टिकुलर जगह पे कब्र में ईंटों का होना और किसी जगह पे कब्र में ईंटों का ना होना एकमात्र आप ये इसको एक आप सटीक या फिर एक अकाट्य प्रमाण के तौर पे नहीं ले सकते, जिसके बेसिस पे हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि भाई हड़प्पा वालों के बीच में सामाजिक तौर पर डिफरेंसेस थे, इकोनॉमिक तौर पर डिफरेंसेस थे। इसीलिए इस एक पर्टिकुलर बात के या इस एक पर्टिकुलर फैक्ट के बेसिस पे हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि था या नहीं था। आप अटकलें लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, बट आर्कियोलॉजिस्ट कोई एक सटीक अटकल या फिर एक सटीक अनुमान सिर्फ इस आधार पर लगाने को तैयार नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग इन कब्रों को देख लेते हैं, ये कैसी दिखा करती थी, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये कब्र मैंने यहां पर आपके लिए लगाई है, ये कब्र की फोटो मैंने लगाई है। इसमें ये व्यक्ति जो है, पहले कब्र खोदी गई और अच्छी खासी बड़ी कब्र को खोदा गया था, फिर उसमें इस व्यक्ति को जो है दफन किया गया। इसमें चारों तरफ से जो है ईंटें लगाकर इसको पक्का भी किया गया था और फिर जो है व्यक्ति दफन किया गया। अब यहां पर ये जो मेजरिंग के लिए रॉड रखी गई है, इससे हमको ये समझ में आता है कि लाश की हाइट कितनी थी और उसके दोनों तरफ जो है इस कब्र को और कितना ज्यादा एक्सटेंड किया गया। अब एक सोचने वाली बात है कि जब ये लाश की हाइट इतनी थी और आदमी को अल्टीमेटली दफन ही करना है, तो ये एडिशनली इतना हिस्सा क्यों खोदा गया और ये एडिशनली इतना हिस्सा क्यों खोदा गया? तो ये जो एडिशनल हिस्से खोदे गए, इसमें कुछ और सामान रखे जाते थे। थोड़ा इसके कुछ स्लाइडों के में हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि अब ये जो सामान रखा जाता था, इसके बेसिस पे हमने कुछ अनुमान लगाए। बट यहां से एक बात समझ में आती है कि ये जनरली जो कब्रें खोदी गई हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा किया जाता था। हाइट जितनी है आपकी लाश की, उससे थोड़ा दोनों तरफ बड़ा करके कुछ सामान जनरली इसमें रखा जाता था। एक ये हो गया। दूसरा, इसी तरीके से आप ये वाली फोटोग्राफ देख लीजिए। ये कब्र जो है एकदम पूरी अच्छे से पक्की करी गई है, खोदने के बाद में इसको अच्छे से पक्का किया गया। पक्का करने के बाद में आपने अपना जो भी मुर्दा है इसमें दफन किया, साथ में कुछ और पॉटरी वगैरह भी आपने यहाँ पे रखी है, और उसके बाद में फिर इसको आपने ऊपर से सील किया होगा या फिर इसको दफनाया होगा। अब ये कब्र जो है एकदम पक्की की गई है। ये कब्र उतनी अच्छी स्थिति में नहीं मिली, ये वाली कब्र जितनी अच्छी स्थिति में, उतनी अच्छी स्थिति में ये वाली नहीं है। मगर सिर्फ इस बेसिस पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये कोई अंबानी जैसा बड़ा आदमी रहा होगा और ये एकदम कोई गरीब आदमी रहा होगा। हम लोग इस एक छोटी सी बात पे ये नहीं कह सकते। ये जरूर है कि जितनी भी कब्रें खोदी गई, ज्यादातर में हमको कुछ सामान देखने को मिला है। सामान्य सामान है, बहुत महंगा या कीमती सामान भी नहीं है, मगर पॉटरी या फिर जो सामान खाना पकाने के लिए, पानी पीने के लिए, आपका अनाज वगैरह रखने के लिए लगता है, उस तरीके का सामान आपको जनरली मिट्टी के बने हुए बर्तन, पॉटरी, ये सब कुछ तो देखने के लिए आपको कब्रों में मिला है। Some graves contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन कब्रों में से कुछ कब्रों में या फिर मैक्सिमम कब्रों में ये जो पॉटरी आपको यहाँ देखने को मिल रही है, बर्तन बने हुए मिट्टी के रखे हैं। यहाँ पे एक मटका और कुछ बर्तन मिट्टी के रखे हुए देखने को मिलते हैं, कुछ बर्तन यहाँ रखे हुए देखने को मिलते हैं। तो और ये काफी बड़ी मात्रा में है, बहुत सी कब्रों में आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं। इससे एक बात समझ में आती है कि हड़प्पा वाले ये सोच के साथ में अपने कई सारे मुर्दों के साथ में ये बर्तन रखा करते थे कि इनको शायद इसके बाद की जो दुनिया है उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो बार बार हमको पॉटरी मिल रही है काफी बड़े लेवल पर, और कई जगहों से जो हमको ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स यानी कि जो जेवर वगैरह के तौर पर उस वक्त लोग पहना करते थे, जो भी ऑर्नामेंट्स मिले हैं और जो भी पॉटरी मिली है, और क्योंकि अच्छी खासी मात्रा में मिली है, इससे दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो हड़प्पा वाले इस बिलीफ के साथ में, इस विश्वास के साथ में ये चीजें उनके साथ में दफन करते थे कि भाई इन चीजों की जरूरत इनको पड़ेगी आफ्टर लाइफ में। दूसरी बात, इनका ईश्वर के ऊपर भरोसा हो या ना हो, ये आफ्टर लाइफ पे भरोसा करते थे। आफ्टर लाइफ पे भरोसा करते थे, इसका मतलब ईश्वर पे भी भरोसा करते होंगे। तो यहां से एक इंडिकेशन मिलता है कि हड़प्पा में एक रिलीजन किसी ना किसी रूप में प्रैक्टिस तो होता था। हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये लोग एकदम, इनका कोई खुदा नहीं था या इनका कोई ईश्वर नहीं था।
एंड ये शायद ईश्वर में नहीं मानते थे। इस तरीके की अटकलें यहां से खत्म हो जाती हैं। अगर आप मौत के बाद कोई दुनिया है या कोई जिंदगी है इसमें बिलीव करते हो, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास में एक इंडिकेशन है कि आप किसी तरीके के रिलीजन में या किसी तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में मानते तो थे। और अगर आप लगातार अपने मुर्दों के साथ में इस तरीके से पॉटरी दफन कर रहे हो, इस विश्वास के साथ में कि ये पॉटरी उनके लिए आने वाली जो जिंदगी है मृत्यु के बाद की, उसमें ये काम आएगी, तो ये एक इंडिकेशन है कि आप आफ्टर लाइफ में, यानी कि जीवन के बाद की, मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसमें आप भरोसा करते थे, इसके बाद भी कोई दूसरी दुनिया होती है, आप इस तरीके के विचारों में मानते थे। ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन ब्यूरियल्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि कुछ ब्यूरियल्स ऐसे भी हैं जिसमें ज्वेलरी आपको मिली है, जेवर आपको मिले। और ज्वेलरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सोने चांदी के बने हुए ज्वेलरी हैं। सामान्य तरीके के जो बीड्स होते हैं, जिनके बारे में हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि बीड्स कैसे बनाए जाते थे, बीड्स या मनके जो होते हैं उसकी बनी हुई ज्वेलरी भी आपको देखने को मिली। अब ये जो ज्वेलरी है, चाहे महिला की ग्रेव हो या चाहे पुरुष की ग्रेव हो, चाहे महिला की कब्र हो चाहे पुरुष की कब्र हो, दोनों की कब्रों में आपको ज्वेलरीज देखने को मिली है। इससे ये समझ में आता है कि ये जो बीड्स या ज्वेलरीज वगैरह हैं, सिर्फ महिलाएं नहीं पहना करती थी, ये महिला और पुरुष दोनों पहना करते थे। आज की तारीख में जैसे जेवर हो गए, हार हो गए सोने के या चांदी के, जनरली महिलाएं पहनती हैं, पुरुष इस तरीके की ज्वेलरीज नहीं पहनते। मैक्स टू मैक्स पुरुष जो है आज की तारीख में एक चेन पहन लेंगे, अंगूठी पहन लेंगे, इसके अलावा जेवर नहीं पहनते हैं। महिलाओं की अगर ट्रेडिशनल महिलाओं की बात की जाए, भारतीय नारियों की बात की जाए, तो वो माथे पे भी कुछ पहनती हैं, गले में वो काफी सारे हार डालती हैं, कमर पर भी वो कुछ जेवर पहनती हैं, हाथों में भी कुछ जेवर पहनती हैं, हाथों में चूड़ियां भी पहनती हैं, कंगन पहनती हैं, पैरों में पायल पहनती हैं, तो काफी बड़ी मात्रा में जेवर पहनती हैं। तो आज की तारीख में जब हम समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं जेवर कौन पहनता है, ये सवाल अगर हम पूछें तो हमारे दिमाग में इसका जवाब आएगा कि महिलाएं पहनती हैं। पुरुषों की बात की जाए तो चेन और अंगूठी को हम लोग जनरली जेवर में एज कंसिडर नहीं करते हैं, नहीं तो फिर हमारे दिमाग में पुरुष भी आने चाहिए थे। बट जेवर कौन पहनती है सवाल के जवाब में अगर हमारे दिमाग में महिलाएं आ रही हैं, तो आज का समाज या आज के समाज का मेंटल मेकअप इस तरह से हो गया। मगर उस टाइम पीरियड में महिला और पुरुष दोनों जेवर पहना करते थे, ज्वेलरी पहना करते थे या नहीं पहना करते थे, सवाल का जवाब अगर हम तलाशना चाहें तो ये जो ग्रेव्स हैं ये हमको काफी हद तक इसको समझने में मदद करती हैं। ज्वेलरी जो है एक जैसी आइडेंटिकल आइडेंटिकल या फिर एक जैसी काफी हद तक मिलती जुलती ज्वेलरी महिला हो या पुरुष हो, दोनों की ग्रेव्स में आपको देखने को मिली है। इससे यह समझ में आता है या फिर इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ज्वेलरीज या फिर दोनों ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। और लगभग लगभग एक ही जैसी ज्वेलरी मिल रही है, इसका मतलब एक ही जैसे ऑर्नामेंट पहना करते थे। आज की तारीख में कोई पुरुष आपको मिल जाए जो महिलाओं का हार अगर गले में पहन के लटका के घूम रहा हो, तो देखने में बड़ा ऑड लगेगा। शायद उस जमाने में ये चीज नहीं थी, उस जमाने में शायद नॉर्मली एक्सेप्टेबल था कि पुरुष और महिलाएं दोनों जो हैं वो ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट्स या मालाएं पहना करते थे, और किसी को शायद वो ऑकवर्ड या ऑड नहीं लगता होगा। मगर क्योंकि हमको ब्यूरियल्स की पिट से, ब्यूरियल की साइट से बड़ी मात्रा में ज्वेलरी महिला और पुरुष दोनों के कब्रों से मिली है, तो यहां से ये बात समझ में आती है कि महिला और पुरुष दोनों जो हैं वो ज्वेलरी पहना करते थे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जिंदगी भर किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया हो और आपकी मृत्यु के बाद ऐसे कोई जो है एक जगह पर आपकी कब्र में उस चीज को डाल दे। एक में या दो में चलो एक्सेप्शनली डाल भी दिया, तो काफी सारे पुरुषों की कब्रों में तो नहीं डाला जाएगा। अगर बार बार आपको ज्वेलरी मिल रही है पुरुषों की कब्रों से, तो फिर ये बात क्लियर है कि महिला और पुरुष दोनों जो है वो ज्वेलरी पहना करते थे, क्योंकि दोनों की ब्यूरियल्स में, दोनों की ब्यूरियल साइट्स में ये आपको मिली है। In fact, in the excavation at the cemetery in Harappa in the mid 1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper, a kind of a semi-precious stone bead, and hundreds of micro beads were found near skull of a male. In fact, ये बात कि भाई पुरुष जो है वो ज्वेलरी पहनते थे तो किस तरह की पहनते थे, ज्यादा ज्वेलरी पहनते थे या नहीं पहनते थे, महिलाओं के बराबर कंपटीशन में पहनते थे या कम पहनते थे, इस तरीके के सवालों के जवाब भी तलाशे जाएं तो अपने को एक छोटा सा इंसिडेंट काम आता है। 1980 के आसपास, इनफैक्ट मिड 1980s यानी कि 1985-86 के आसपास या 84-85-86 में से किसी एक साल में हड़प्पा में एक सिमेट्री यानी कि एक पूरा कब्रिस्तान था, वहां पे खुदाई हो रही थी। उस खुदाई में आपको एक पुरुष की कब्र मिलती है या फिर एक पुरुष का स्कल मिलता है, उसकी खोपड़ी आपको मिलती है। उसके पास में आपको एक ऑर्नामेंट देखने के लिए, एक जेवर देखने के लिए मिलता है जिसमें 3 शेल की रिंग्स थी, 3 कौड़ियां लगी हुई थी। इसके अलावा एक पत्थर लगा हुआ था जो एक सेमी प्रेशियस स्टोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेस्पर। इसके बारे में आगे फ्यूचर लेक्चर में बात करेंगे, जेस्पर कैसा दिखता है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कई सारे बीड्स या फिर मनके भी आपको देखने को मिले और कई सारे माइक्रो बीड्स
क्या होते हैं ये भी आगे डिस्कस करेंगे, छोटे साइज के जो मनके होते हैं वो भी आपको देखने को मिले। और ये सारी की सारी चीजें एक पुरुष का जो खोपड़ी थी उसके स्कल के पास में उसकी कब्र से आपको देखने को मिली। यानी कि ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनने में महिलाओं से पुरुष किसी मामले में कम नहीं थे, और उस जमाने में पुरुष और महिलाएं दोनों ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। अब ये कोई अपने को बता नहीं रहा हड़प्पा वाला कि हम लोग ऐसा करते थे, मगर ये पूरा का पूरा जो अपना एक पैटर्न या एक सिनेरियो बन रहा है, इसकी मदद से हम लोग ये निष्कर्ष या फिर ये कंक्लूजन लगा सकते हैं। अब हो सकता है कल को अगर कोई दूसरी खोज हो जाए और ये कंक्लूजन डिसरिगार्ड हो जाए तो फिर हम अपनी थॉट प्रोसेस या स्टडी बदल लें, मगर आज की तारीख में जितना आर्कियोलॉजिकल स्टडी हुई है उसकी मदद से दिस स्टैंड्स गुड या फिर दिस होल्ड्स गुड, ये अपने को याद रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वेर बरीड विद कॉपर मिरर्स। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कई जगहों से, अब ये हर कब्र में नहीं है, मगर कुछ कब्रों में आपको ऐसा भी देखने को मिला है कि जो मृत व्यक्ति है उसके साथ में आपने कॉपर का एक मिरर जो है उसको रखा है, कॉपर के मिरर को भी जो है साथ में रखा है। अब मिरर का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए होता है, वो है अपना चेहरा देखने के लिए। अगर किसी मृत व्यक्ति के साथ में आप कॉपर का मिरर भी जो है रख रहे हो, दफन कर रहे हो, तो ये फिर एक अकाट्य प्रमाण है इस बात को लेकर कि हड़प्पा वाले मानते थे कि ये जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है ये अब किसी दूसरी दुनिया में है, और ये आफ्टर, या फिर यूं बोलूं कि हड़प्पा वाले आफ्टर लाइफ में भरोसा करते थे। और ये सारा सामान इसीलिए रखा जा रहा था क्योंकि इनको लगता था कि भाई आफ्टर लाइफ में इस व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़ेगी। इन ऑल सर्टेनिटी ये जो आपकी ग्रेव्स हैं जो मिली हैं जिसमें कॉपर मिलर मिले हैं, महिला पुरुष दोनों की ग्रेव्स में मिले हैं, तो यहां से एक बात समझ में आती है कि अपना चेहरा देखने के लिए, अपने बाल वगैरह संवारने के लिए इसको आफ्टर लाइफ में जरूरत पड़ेगी, इसलिए कॉपर मिरर भी रखो। तो ये एक और इंडिकेशन है कि आफ्टर लाइफ में भरोसा था, कॉपर मिरर मिलना इस बात को बताता है। But on the whole, it appears that the Hadappans did not believe in burying precious things with the dead. तो ये कुछ चीजें हैं, कॉपर मिरर हो गया, मिट्टी के बने हुए बर्तन हो गए, कुछ जगहों पे कुछ आपके ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए, ये कुछ मिले हैं। मगर ओवरऑल जब पूरा स्टडी करते हो, पूरी सिनेरियो को देखते हो, हड़प्पा में जो आपका कब्रगाह मिल गई उसको देख लिया, मोइंजोदाड़ो में मिल गई, राखीगढ़ी में, कालीबंगन में, लोथल में, धोलवीरा में, अलग अलग जगहों पे जो इसके अलावा शोरतुगई हो गया, और इस तरीके के जो दूसरे हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं, जो एंशियंट हड़प्पन साइट्स हैं, जब उनको स्टडी किया गया, वहां की ब्यूरियल्स को खोला गया, वहां देखा गया, तो जो पैटर्न निकल कर आया, जो समझ हमारी बनी है, आज की तारीख में हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा वाले अपने मुर्दा व्यक्तियों के साथ में बहुत ज्यादा कीमती सामान बरी किया करते थे। कुछ एक केसेस में आपको कुछ प्रेशियस आइटम मिल गए, वो एक अलग बात है, मगर ओवरऑल और उसके बेसिस पे फिर आप ये नहीं कह सकते ये जो प्रेशियस आइटम है वो एक बड़ा अमीर किस्म का आदमी रहा होगा, क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में आपको कहीं ना कहीं दो चार छिटपुट जगहों पर ये चीजें हुई हैं। ओवरऑल प्रेशियस सामान ज्यादा देखने को नहीं मिला, बेसिक सामान जिसकी जरूरत पड़ती है वो सामान रखा हुआ मिला है। तो इसके बेसिस पे हम लोग फिर ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि आफ्टर लाइफ पे भरोसा था कि, मगर ओवरऑल ये अपने मुर्दों के साथ में प्रेशियस सामान जो है उसको दफन नहीं किया करते थे। ये बात जो है यहां से अपने को समझ में आती है। चले आगे बढ़ते हैं, कुछ कब्रों की फोटोग्राफ्स और देख लेते हैं। ये काफी बड़ी और लंबी चौड़ी कब्र है, इसको बकायदा पक्का किया गया था ईंटों की मदद से, और फिर अपने मुर्दे को दफन किया है। उस मुर्दे को प्यास लगेगी आगे शायद, तो उसके लिए एक मटका भी रखा गया है, खाना खाएगा तो उसके लिए एक थाली जैसा एक इंस्ट्रूमेंट, एक ये और आपका एक थाली जैसा एक बर्तन रखा गया है। पानी पीने के लिए और बाकी सामान रखने के लिए या खाना बनाने के लिए शायद उसे बर्तन लगेंगे, इस सोच के साथ में इन लोगों ने और छोटी छोटी पॉटरीज को रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ कुछ और इसमें देखने को नहीं मिलता। तो आफ्टर लाइफ में बिलीफ था, ये समझ में आता है, मगर प्रेशियस सामान कुछ नहीं मिला। यही जो है जो ये कब्र मैंने थोड़ा देर पहले भी आपको दिखाई थी, उसी की फोटोग्राफ यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में रखी है। फिर वही सामान, वही पैटर्न है, एक मटका रखा है, कुछ बर्तन रखे हैं, और यहाँ पे एक दो बर्तन और ज्यादा रख दिए, एक आध शायद एक आध बर्तन और ज्यादा रख दिया। इसके अलावा इसके साथ में कुछ नहीं रखा है। तो आफ्टर लाइफ का पैटर्न समझ में आता है कि भरोसा था, मगर प्रेशियस सामान आपको देखने के लिए नहीं मिलता। एक और मुर्दे की कब्र देखिए, इसने अब गले में अपना कुछ एक छोटा सा ऑर्नामेंट भी पहन रखा है। इसके अलावा कुछ सामान भी इसके पास में रखा हुआ था पॉटरी का, जो वक्त के साथ में टूट गया है, और पक्की की हुई कब्र है। अब सिर्फ ये ऑर्नामेंट या फिर इसने कुछ ये बीड वगैरह का पहन रखा है गले में, इसके बेसिस पे ये नहीं बोल देंगे कि यहाँ पे क्लास डिफरेंस या कास्ट डिफरेंस या इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, मगर कुछ एक जगहों पर आपको इस तरीके के इंस्टेंसेस मिले हैं। और ये बहुत ज्यादा महंगा या प्रेशियस भी नहीं कहा जा सकता, तो आप इसके बेसिस पे भी नहीं कह सकते कि सिर्फ कुछ लोगों के पास हुआ करता था। ये देखिए कॉपर का मिरर जब ये चमकता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसमें आपको अपना चेहरा ठीक ठाक समझ में आ जाता है। और वही अब इसी के आप कंपेयर करो इस कॉपर मिरर के साथ में जो हड़प्पा वालों ने अपने मुर्दे के साथ में रखा था, तो उसकी कुछ स्थिति इतने हजार सालों में ऐसी हो गई है। मगर जब ये यूजफुल रहा होगा, फ्रूटफुल रहा होगा, जब ये चमकता रहा होगा, तब वो इसमें अपनी शक्ल देख लेते रहे होंगे, इससे उनका काम चल जाता होगा। चल आगे बढ़ते हैं। तो यहां
यहां तक जितनी बातचीत हमने करी है उससे हमको यह समझ में आया कि ब्यूरियल्स का इस्तेमाल कर कर, ब्यूरियल्स की स्टडी कर कर हम लोग सोसाइटल डिफरेंसेस के बारे में एक ठीक ठाक अंदाजा लगा सकते हैं। और जितना हमने अभी तक हड़प्पन की ब्यूरियल्स को स्टडी किया है उससे हमको समाज में डिफरेंसेस थे या नहीं थे उसका कोई बहुत सटीक अनुमान नहीं लगता। कुछ बातें और अलग से पता चल जाती हैं, मगर अगर डिफरेंसेस थे, क्लास डिवाइड था, कास्ट डिवाइड था, सोशल या इकोनॉमिक डिवाइड थे, तो वो उसके बारे में बहुत ज्यादा सटीक अनुमान हमको वहां पर नहीं मिल पाते। उतना सटीक अनुमान जितना गीजा के पिरामिड्स और एक सामान्य इजिप्शियन व्यक्ति की कब्र को देखकर लगाया जा सकता है, उतना क्लियर एविडेंस हमको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। तो ब्यूरियल्स का टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब इसकी बात करते हैं, देखते हैं सर।